कैपिटल टीवी की खसूसी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद नाज़रीन। हल्का 2022 ज़िमनी इंतखाब है और 20 सीटों के ऊपर जो है वो इंतखाबात हो रहे हैं। ये मुनहरिफ अरकान जो हुए थे उनके बाद ये सीट ख़त्म हो गई थी, डी सीट कर दिया गया था उनको, जिसके बाद आज इलेक्शन कमीशन की हदायत पे हुक्म पर ज़िमनी इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया एंकर पर्सन सैयद मुजम्मिल ने, जो कि कुछ अरसे बाद आपको कैपिटल टीवी की स्क्रीन पर भी बाकायदा नज़र आएंगे। सतार खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सुबह से मौजूद हैं। खान साहब का तो खुसूसी शुक्रिया, मुजम्मिल आपका भी शुक्रिया। मुजम्मिल, जो सुबह की एक्टिविटीज़ आपने देखी, जो मामलात चल रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। शहबाज गिल साहब की चल रहा था कि मुजफ्फरगढ़ के उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने तस्दीक भी कर दी है, गो कि उन्होंने कहा कि वो खुद गिरफ्तारी देना चाह रहे थे। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं? क्या पैनिक हो गई है? गवर्नमेंट क्यों इस तरह कर रही है? देखें, पहले से तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं इस गवर्नमेंट के आने के बाद से ही। और आज सुबह ट्वीट आया था फवाद चौधरी साहब का कि पुरअमन माहौल में इलेक्शन हो रहा है, कोई ख़ास मसला फ़िलहाल दरपेश नहीं है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जिस तरह आप बता रहे हैं गिरफ्तारी की खबर सामने आई है, और पहले भी कहा जा रहा था कि अपने गार्ड साथ लेकर या और लोगों के साथ शहबाज गिल साहब पहुँचे हैं पोलिंग स्टेशन पर। तो वायलेशन क्या हुई है क्या नहीं हुई, लेकिन यकीनन इसका ब्लो बैक बहुत बड़ा आएगा। तहरीक इंसाफ जो है वो एक जारहाना सियासी जमात है और ऐसे मौक़ों का वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कहते ही हैं कि गवर्नमेंट की मशीनरी फ़िलहाल जो पंजाब गवर्नमेंट है वो इस्तेमाल हो रही है और ये अपनी फ़ोर्स को इस्तेमाल करके इलेक्शन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये जो मौका है, शहबाज गिल साहब का जो एक शोला बयान अंदाज़ होता है, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो अपने जलसों में बात करते आए हैं कि ये हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ फ़ाशिस्ट जो है वो हथकंडे अपनाने जा रही है और इलेक्शन में भी मैनेज करने की कोशिश करेगी, तो ऐसे जो इक़दाम हैं वो उनके एजेंडा को मज़ीद एम्पावर करेंगे, मुझे ये लगता है। और अभी तक जितने इलेक्शन के हम देख रहे हैं, नताइज तो सामने आएंगे बाद में, लेकिन जो पुरअमन माहौल की बात की जा रही थी अक्सर जगहों पे वायलेट होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि झड़प हो रही है कहीं पे, अब ये गिरफ्तारी सामने आ चुकी है। तो उस तरह से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, हमेशा से एक रवायत रही है पाकिस्तान के अंदर कि इलेक्शन जो है या सियासी माहौल जो बनता है, केओस होता है, उसमें वायलेंस भी सामने आ जाता है। और अब गिरफ्तारियों वाली जो बात है, कल कासिम सूरी साहब कह रहे थे कि पंजाब में एंट्री बंद कर दी है मेरी। तो तहरीक इंसाफ के जो मैं समझता हूँ जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मज़ीद इससे तक़वियत हासिल करेंगे इस गिरफ्तारी के बाद। खान साहब, आप क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे आप इनको, गिरफ्तारी को शहबाज गिल साहब की? क्योंकि अगर हम माजी में देखें तो शहबाज गिल साहब का रवैया जो है वो हमेशा काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रहता है, क्योंकि वो बाकायदा सियासतदान तो नहीं है, अभी कुछ अर्सा पहले ही वो नज़र आना शुरू हुए, लेकिन उनका जो रवैया है काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होता है। लेकिन आज जो मुजफ्फरगढ़ के अंदर उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसके हवाले से तो अभी तफसीलात कोशिश करेंगे कि हमें हमारे मुतल्लिका रिपोर्टर दें कि क्यों गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ। लेकिन आपको लगता है खान साहब कि ये दुरुस्त है इस वक्त उनको गिरफ्तार करना? ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पंजाब हुकूमत के पास जो इंफॉर्मेशन, जो मालूमात हैं, जो इतलात हैं, बड़ी सॉलिड किस्म की इतलात हैं, जिसकी वजह से ख़ुद पंजाब हुकूमत परेशान है। उनके परेशानी की एक ही वजह है कि लड़ाई मार कुटाई या दंगा फसाद किसी किस्म का होता है तो मुस्लिम लीग नून अफोर्ड ही नहीं कर सकती, पंजाब हुकूमत अफोर्ड ही नहीं कर सकती, पंजाब इंतज़ामिया अफोर्ड ही नहीं कर सकती। पंजाब इंतज़ामिया हो, पंजाब हुकूमत हो या मुस्लिम लीग नून हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी एक पोलिंग स्टेशन में एक लम्हे के लिए कोई दंगा फसाद होता है। ये सारे के सारा सूट करता है वो तहरीक इंसाफ को करता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ पहले बार बार कह चुके हैं, जिसका मैं कह चुका हूँ कि इस तरह की इलेक्शन स्ट्रेटजी मैंने आज तक नहीं देखी थी। पूरी दुनिया की बात करता हूँ, पाकिस्तान तो बड़ी दूर की बात है, कि आपकी इलेक्शन स्ट्रेटजी ये कि हम तमाम की तमाम 20 की 20 नशस्तें जीत चुके हैं, अगर ना जीते तो समझेंगे धांधली हुई है। ये इलेक्शन स्ट्रेटजी दुनिया में कहीं भी देखने में नहीं आती, ना इसको पजीराई मिलती है। आप वो हल्का, मिसाल के तौर पे अगर भुट्टो ख़ानदान का हल्का लाड़काना है तो पीपल्स पार्टी से जाके पूछें कि लाड़काने की स्ट्रेटजी होती है इलेक्शन स्ट्रेटजी। हालांकि भुट्टो ख़ानदान जीत चुका होता है, सारे पाकिस्तान को पता है वो जीत चुके हुए हैं, लेकिन स्ट्रेटजी होती है। आप उसमें ये बातें जब लेके आते हो तो वो सूट वैसे भी नहीं करती। अब ये जो गिरफ्तारी है वो एक तरफ से आवाज़ आ रही है उनको गिरफ्तार किया गया, दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही है कि जी उन्होंने गिरफ्तारी दी है। तो गिरफ्तारी देने का मुस्लिम लीग नून को नुकसान है, पीटीआई को फ़ायदा है। इस तरह की जो हरकत होती रहेगी, शाम तक होती रहेंगी, आपके पास एक किस्म का रॉ मटेरियल आना शुरू हो जाएगा कि जनाब हम पहले ही कह रहे थे इंतज़ामिया की नीयत ठीक नहीं है, मुस्लिम लीग नून की नीयत ठीक नहीं है, पंजाब हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। तो ये सारा रॉ मटेरियल है जो आपकी उस चीज़ को सब्सटेंशिएट करेगा।
तो मुस्लिम लीग नून के लिए तो ये बड़ा ही डिफेंसिव होकर उनको बताना पड़ेगा कि हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे लेकिन गिरफ्तार करना पड़ा। कितनी मजबूर होगी ये। इस तरह की हरकत जो हुकूमत होती है ना, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो, कोई भी वक्त हो, इलेक्शन जब कभी भी हो, जो हुकूमती जमात होती है इस तरह के दंगा फसाद से उसको डैमेज होता है। इलेक्शन हारना एक दूसरी बात है, लेकिन इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाना वो हुकूमत के ज़िम्मे में जाता है। हुकूमत के ज़िम्मे में जाता है, मुस्लिम लीग नून के लिए जाता है। उनके लिए तो इस वक्त अजाब बना हुआ है। मेरे ख्याल में तो रात को या 1-2 रातें पहले उन्होंने मुसल्ले बिछा लिए होंगे कि खुदा करे अगर इलेक्शन ना भी जीत सके तो कम अज़ कम ये लड़ाई दंगा फसाद ना हो। लेकिन अब उसमें नाकाम हो जाता है। जब तक कि मीडिया को भी एहतियात करनी चाहिए कि जब तक कि पूरी सूरत हाल सामने नहीं आ जाती तब तक कोई हतमी बात ना करे। लेकिन मीडिया भी जो ऐसे लगता है जैसे मीडिया इंतजार में बैठा हुआ है, लो जी उसको पकड़ लिया गया है, लो जी ये बड़ी ज्यादती हुई है, या उसने ज्यादती की है, या पकड़ने वालों ने ज्यादती की है। पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो आनी चाहिए, हमें इंतज़ार करना चाहिए, हमें ब्रेकिंग न्यूज़ के पीछे नहीं चलना चाहिए। क्योंकि फैक्ट्स के बगैर आने का मतलब क्या है कि मीडिया में जब भी फैक्ट्स के बगैर आओगे तो ये बात कहीं भी मुनासिब नहीं समझी जाती। हम पहले ही तो खान साहब आपकी सीनियर होते हुए, आपको देखते हुए मैंने टॉस कर दिया था आपकी तरफ। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया है, अच्छा है या बुरा है ये आप बताएं। तो मीडिया की तरफ से तो अभी सिर्फ ये खबरें चल रही हैं कि शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा बुरा तो जाहिर है वो फिर जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कोशिश करें कि हम वहाँ के नुमाइंदे से अपने बात करें और वो हमें बताएं। अच्छा एक चीज़ इंटरेस्टिंग मुजम्मिल जो अभी सामने आई है वो शेख रशीद साहब की एक मुबैना ऑडियो लीक जो है जिसमें वो जलील शरकपुरी साहब से मुतालिक किसी शख्स से बात कर रहे हैं, गुलजमान नामी शख्स से बात कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि पेमेंट आ गई है कि नहीं आई। और बल्कि अभी मैंने एक चैनल पे देखा था वो कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब ने इसकी तस्दीक भी किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं मजाक कर रहा था। अब इसको हम कैसे लें कि एक ऑडियो लीक हो गई, मजाक कर रहे हैं, ये किस तरह का मजाक है? बिल्कुल जी, ऑडियोज और वीडियोस का कल्चर अनफॉर्चुनेटली चल रहा है। इससे पहले भी आप मेरा ख्याल है एक दफा ऑडियो सुन लें और फिर देखेंगे, फिर मैं पूछूंगा कितना को मजाक लगा, कैसा लगा मजाक। जी ऑडियो सुनाइए। टेलीफोन खुदा दा कोई गप नहीं के तो अभी मेरा कोई इंडिया ना लगा ना तो मेरे आई लाहौर सूरत हाल देखना ਤੁਸੀਂ सूरत हाल ਚੱਲਣਾ बेड़ा पार करेगा इंशाल्लाह। अच्छा हां सारे लोगों ने ਸਾਡੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਰਾਤੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ इंशाल्लाह देखेगा। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਦਿੱਤਾ अल्लाह इंशाल्लाह शर्म पर्दा रखने वाला देखना ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੇ 7 ਵਜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗੇ हैं ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। चलो हाँ खबर देंगे तब थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। जी मुजम्मिल, ये शेख रशीद साहब का मजाक था और वो उसमें कह रहे थे कि पैसे मिल गए, पेमेंट मिल गई। और फिर उन्होंने कहा कल शरकपुरी साहब आपने पेमेंट दे दी थी, आपको मुबैना ऑडियो में जो है गुफ्तगू सामने आया, टेलीफोन है, खुदा के बंदे गुलसमान नामी शख्स का शेख रशीद को जवाब है। ये तो नहीं कि शेख रशीद साहब क्योंकि हैं तो शेख ना, हो सकता है पैसे इन्होंने दिलवा दिए और बाद में खुद ही इन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया हो कि किसी तरह पैसे वापस आ जाएं। पैसे आ जाए, लेकिन उनका नैरेटिव यही है कि जी ये बिल्कुल गैर संजीदा गुफ्तगू थी और मेरी आवाज़ है। चलें इतनी बात तो वो मान गए हैं, सियासतदान यहाँ ये भी नहीं मानते कि आवाज़ मेरी है। वो तो कहते हैं हर चीज़ टेम्पर्ड है, वीडियोज़ भी टेम्पर्ड हैं, ऑडियो भी टेम्पर्ड हैं। तो ये कन्फेस तो कर लिया है उन्होंने, लेकिन बात यह है कि पिछले 1-2 साल से आप अगर सियासी जमातों के कायदीन को देख लें या उनके मुख्तलिफ लीडरान को देख लें तो ऐसी बहुत सी वीडियोज़, ऑडियो कॉल्स आती रही हैं जो कभी अपोजिशन की जानिब से आ गई, कभी किसी चैनल ने एयर कर दी, लेकिन उसका मैकेनिज़्म, उसको वेरीफाई करने का या उस पर कार्रवाई हमें ख़ास नज़र नहीं आती कोई। अगर इलेक्शन के बारे में इस तरह की बातें की जा रही हैं कि पैसों के एक्सचेंज पे गुफ्तगू हो रही है एक रात पहले इतने इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर की तरफ से, तो ये अलार्मिंग चीज़ है इलेक्शन कमीशन के लिए और जो पाकिस्तान का इलेक्टोरल निज़ाम है उसके लिए, अगर इसको संजीदा लिया जाए। लेकिन जिस तरह शेख रशीद साहब का एटीट्यूड है नॉन सीरियस, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हम सब का बहसीयत कौम भी यही है कि ऐसे बहुत से एविडेंसेस सामने आते हैं। सीरियस कह रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मिनिस्ट्रीज उन्होंने एंजॉय की, वो कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा, वो खुद कह रहे हैं नॉन सीरियस गुफ्तगू थी ना। मैं तो इसलिए आज से कह रहा हूँ कि जिस तरह से वो इसको एंगल कर रहे हैं कि बात मैंने ही की है लेकिन ये सारी मजाक में बात हो रही थी, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का प्रोसेस हो या इस तरह की ऑडियोज़ का सामने आना, हमेशा से पाकिस्तान की आवाम जो है सिर्फ टीवी पे इस चीज़ को देख लेते हैं लेकिन ये कभी अल्टीमेट एंड तक नहीं पहुंचती, इन्वेस्टिगेटिव कोई अप्रोच नहीं ली जाती इस तरह की ऑडियोज़ के हवाले। खान साहब अभी आपकी तरफ आती है, लेकिन मियाँ आमिर जमील साहब हमारे रिपोर्टर हैं
वो लाहौर के हलकों में फिर रहे हैं, वहाँ के हालात का जायज़ा ले रहे हैं। उनसे पहले गुफ्तगू कर लेते हैं कि क्या है वहाँ पर, क्या अपडेट है। जी मियाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। मियाँ साहब, मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 27 मिनट रह गए हैं पोलिंग बंद होने में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भी ऐलान सामने आया था कि वक्त जो है ये इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। 5 बजे का मतलब 5 बजे है, ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपको वहाँ पर जिन पोलिंग स्टेशन के ऊपर आपने विजिट किया या जहाँ पर आप अभी मौजूद हैं, कोई नज़र आ रही है गहमा गहमी बढ़ गई हो कि जी मेरा वोट ना मिस हो जाए? 27 मिनट है, बहुत कम टाइम है। शहजाद साहब, बिल्कुल इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो इस तरीके से है कि इस वक्त काफी ज्यादा गहमा गहमी बढ़ चुकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो सारा दिन का जो टर्न आउट है तकरीबन ये 25 से 27% देखने में आ रहा है। अगर 167 हल्के की बात की जाए तो वहां पर टर्न आउट काफी कम रहा है, और जिस तरह दूसरे हल्कों की बात की जाए तो किसी में देखा जाए तो टर्न आउट 35 से 30% रहा है इसी तरीके से। लेकिन अब जो है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, आप कह रहे हैं कि 23 मिनट या 24 मिनट रह गए हैं, तो उसके मुताबिक तकरीबन जो है काफी ज्यादा लोग इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। हर किसी बंदे की कोशिश यही है कि खुसूसी तौर पर जो है ना अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट करें। तो इस वक्त देखा जाए तो लाहौर में आज सारा दिन काफी जो है हाथापाई भी देखने में आई 2-3 हल्कों में, और उसके अलावा वहां पर पुलिस का एक्शन भी हुआ, उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई साथ साथ। तो लेकिन जो टर्न आउट है वो इतना बेहतर नहीं है। लेकिन अभी कुछ देर पहले फवाद चौधरी जो पीटीआई के रहनुमा उनकी जानब से इत्मीनान का भी इजहार सामने आया। उन्होंने कहा जी कि इस हवाले से टर्न आउट ठीक था, लोग वोट कास्ट कर रहे थे। उसके अलावा दूसरी बात ये थी कि मजदूर अफराद देख लें या बुजुर्ग खवातीनों को देख लें या बुजुर्ग आदमियों को देख लें, तो वो भी अपना अकेला इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जो लाहौर के 4 हल्के थे वहाँ पर वोट जो है कास्ट करते हुए दिखाई दिए। तो इस वक्त जैसा कि अब टाइम बिल्कुल करीब तरीन आ रहा है, तो उसके बाद एक हैंड आउट भी जारी हुआ है इलेक्शन कमीशन की जानब से। उन्होंने कहा कि इसमें टाइम का कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि और एक बड़ी अहम बात उन्होंने की है कि जो पोलिंग के नताइज हैं वो उन्होंने मीडिया को ये कहा है कि वो 6 बजे से पहले कोई भी मीडिया का पर्सन जो है वो अपना नताइज का ऐलान नहीं करेगा। इस हवाले से बाकायदा से एक हैंड आउट भी जारी कर दिया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो आज जो है लाहौर के जो 4 हल्के थे वहां पर देखा जाए तो अक्सरियत तो अब सब अगर पीटीआई वर्कर्स के साथ बात की जाए, उनके वोटर्स के साथ या सपोर्टर्स के साथ बात की जाए, तो वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी जीतेगी। अगर नून लीग की बात करें तो नून लीग के वोटर्स की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी। अच्छा आमिर साहब, सुबह जैसे पोलिंग शुरू हुई थी तो कुछ सर भी फटे थे और काफ़ी ज़्यादा जो है वो झगड़ा भी हुआ था। अब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तरह का माहौल जब ये पोलिंग ख़त्म होने वाली है, इस तरह का कोई होता, कुछ एग्रेसिवनेस नज़र आ रहा है, या अब शुक्र है कि लोग पुरसुकून हैं? बिल्कुल, अभी तक तो इस तरह की मौजूदा सूरत हाल, अभी कुछ देर पहले कोई ऐसी रिपोर्ट तो नहीं हुई कहाँ पर कोई दोबारा कोई इस तरह का मामला या झगड़ा सामने आया हो। लेकिन क्योंकि पुलिस की जो है सिक्योरिटी काफी मौसर दिखाई दे रही थी, उसके अलावा रेंजर्स भी थी, कुछ इक्का दुक्का जो वाकयात उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर नोटिस दिया। उसके अलावा कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। तो उसके बाद जो है अब काफी हद तक पुरअमन है। लेकिन अब जो है रश तो काफी देखने में आ रहा है इस वक्त। तो कुछ पोलिंग स्टेशन जो लाहौर के जो 4 हल्के में से कुछ हल्कों में कुछ जो है वो रश है। लेकिन उसमें ये है कि जो लाइन में लगा होगा, जो पोलिंग स्टेशन के अंदर चला जाएगा, वो तो अपना वोट कास्ट कर सकेगा। जो बाहर रह जाएगा उसका वोट कास्ट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन जब मैंने मुख्तलिफ पोलिंग कैंप्स थे वहां पर का दौरा किया था, तो वहां पर मैंने खासतौर पर पीटीआई के लोगों से जब मैंने बात की तो उनका यही मौक़िफ़ था कि हमारे जो वोट जो है वो डिवाइड किए गए हैं। मसलन एक बंदे का वोट अगर 167 में है तो उसका वोट जो है 168 में सामने आ रहा है। तो हालांकि एसओपी के मुताबिक एक हेल्पलाइन भी दी गई है, उसके ऐप भी बनाई गई है, उसके अलावा एक मैसेजिंग सर्विसेज भी शुरू की जिसमें आप अपना वोट जो है चेक कर सकते हैं कौन से हल्के में है, कौन से यूनियन काउंसिल में है और कौन सा पोलिंग स्टेशन है। तो वो सारी डिटेल उसके ऊपर सामने आ जाती है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, आपको कोशिश यही है कि रश तो बहुत नजर आ रहा है पोलिंग स्टेशन पर, तो कोशिश यही होगी कि हर बंदा जो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है कि वो जो 5 बजे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपसे डिटेल लेते रहेंगे। मेरी पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि जो मुल्तान, मंचनाबाद, ये बाकी के भी जहाँ पर हो रही है जिस जगह पे, वहाँ पर बारी बारी वो हमें देते रहें ताकि हम उनसे भी वहाँ की सूरत हाल, क्योंकि अब चीज़ें वाइंड अप हो रही हैं, पोलिंग वाइंड अप हो रही है, ख़त्म हो रही है, 5 बजे तक का टाइम है, तो उनसे भी आज पूरे दिन की सूरत हाल ले लें। खान साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। पहले टर्न आउट कम कहा है, उन्होंने कहा है कि जी टर्न आउट कम रहा, क्या ये किसी जमात को फेवर देगा या बराबर ही रहेगा?
नहीं, बाई इलेक्शन में टर्न आउट जो होता है उसके बारे में अमूमी तौर पे देखने में आया कि उसका टर्न आउट उतना नहीं होता जितना जनरल इलेक्शन का होता है, क्योंकि जनरल इलेक्शन में तो वाज़े तौर पे चीज़ सामने आती है कि हुकूमत किसकी बननी है। यहाँ पर ये है कि ये बाई इलेक्शन तो ज़रूर हैं, लेकिन इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि इस बाई इलेक्शन की अक्सरियत जो जमात जीतेगी हुकूमत उसकी बनेगी, चाहे मुस्लिम लीग नून की बने चाहे तहरीक इंसाफ की बने। लेकिन ये टर्न आउट के बारे में मुझे एकदम इसी बात से मुझे एक चीज़ याद आई कि 2018 में 272 मुजफ्फरगढ़ से इलेक्शन लड़े थे सैयद बासित हारून। वो लड़े थे इंडिपेंडेंट, उन्होंने लिए थे 23,000 वोट इंडिपेंडेंट के तौर पर। उनके भाई हैं सैयद हारून सुल्तान, वो लड़े थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से और उन्होंने लिए थे 15,000 वोट। उसी इलेक्शन में जब बासित नेशनल असम्बली में चले गए तो वहाँ पे बाई इलेक्शन हुए थे। बाई इलेक्शन को 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद होते हैं। तो बाई इलेक्शन में देखने में आया कि जो बासित हारून साहब की, जो बासित सुल्तान साहब की जो वाइफ थी, थोड़ा सा मुझे ज़रा एक बड़ा दिलचस्प सामने आई है और हमारे बड़े प्यारे रिपोर्टर हैं मंचनाबाद के PP 27 में ज़िमनी इलेक्शन में 2 दूल्हे वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं। 2 कज़न दूल्हे बारात से पहले वोट डालने के लिए पहुंच गए। दोनों दुल्हों ने पैसों वाली गाड़ी जो है वो हार पहन रखे थे और इसके अलावा वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि कौमी फरीजा जो है वो सर अंजाम देने के लिए आए हैं। शादी छोड़ कर आए हैं, शादी छोड़ के तो नहीं आए, शादी पेंडिंग करके आए हैं, लेकिन शादी छोड़ के आए। वो ये कह रहे थे वोट डालना ज़रूरी समझा, बारात तैयार है, वोट कास्ट करके बारात में वापस चले जाएंगे। गुलरेज साहब। सर जनाब क्या भाई क्या तफसीलात हैं इसकी गुलरेज साहब? में जाने से पहले वोट डालने के लिए आए हैं। इस वक्त उनकी बारात तैयार थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पहले वोट डालेंगे फिर बारात के साथ जाके वहां निकाह होगा। अब उन्हें चाहे ये चाहना पूरी जिंदगी भर जो है वो इसका सामना करना पड़े कि वोट ज्यादा जरूरी था बारात से। अच्छा जी, आप जारी रखें। सर वो इस तरह है कि मेरे कैपिटल टीवी से उनकी बात हुई तो मैं कैपिटल टीवी ने पूछा कि आपकी तो शादी है आज, आपका तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, आप तो बहुत बेहद खुश हैं, आज आपका एक नए बंधन में बंधने जा रहे हैं। उन्होंने कहा शादी नहीं रुकेगी, इलेक्शन 4-5 साल बाद आएगा, लेकिन वोट पहले डालने, शादी तो हो ही जानी हमारी पक्की है। तो सर दूसरी तरफ सूरत ये है कि 237 जो हल्का है हमारा PP 237। अच्छा शेख साहब, एक ये आपसे मैं पूरी तफसील लेता हूँ, ये वोट किसको डालने आए, ये पूछा आपने? जी मैंने उन्हें कहा कि आप वोट किसको डालेंगे। कहते ये खुफिया होती है बात, पोलिंग स्टेशन से बाहर में हम नहीं बता सकते, हम अपनी बात को राज में ही रखेंगे, लेकिन वोट उसी को देंगे जो मुल्क का खैर खा हो। चलें, अब आप बताएं, आज की तफसीलात बताएं मंचनाबाद की, ये दूल्हे तक पहुंचने से पहले की। अच्छा जी, वो PP 237 में इस वक्त मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मियां फिदा हुसैन कालूका वट्टू, जो कि कबल अभी मुसलसल 3 मरतबा मेंबर पंजाब असम्बली के ओहदा पर मुतमक्कन रह चुके हैं, उनका मुकाबला है तहरीक इंसाफ के सैयद आफ्ताब रजा शाह और तहरीक लब्बैक के सैयद राशिद महमूद मलको का वट्टू से। सर यहाँ जो शहरी पोलिंग स्टेशन थे वहां टर्नआउट बहुत कम देखने में आया, खुसूसन औरतों के पोलिंग स्टेशन पे टर्नआउट जो था बहुत कम था, लेकिन भी इलाकों में टर्नआउट, मैं तो ये कहने में बिल्कुल हक बजारब होगा कि शायद पंजाब में सबसे ज्यादा यहाँ टर्नआउट देखा जाए 20 हल्कों में। इतना टर्नआउट हमें देखने, लाइनें लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, लोग ट्रालियों पर, ट्रैक्टर ट्रालियों पर, गाड़ियों पर आ रहे हैं और दही इलाकों में वोट डाला जा रहा है। दूसरी तरफ सर अल्हम्दुलिल्लाह मिंचनाबाद PP 237 के 160 पोलिंग स्टेशन में कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया, किसी की बहसो तकरार तक देखने में नहीं आई। पोलिंग एजेंट्स और पोलिंग जो अमला था बाहर बैठा, किसी किस्म की कोई लड़ाई किसी सियासी जमात के वर्करों की यहां देखने में नहीं आई। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम देखने को मिले, पुलिस हर तरफ गश्त में थी, रेंजर्स का गश्त हो रहा था और जगह जगह जो है नाके भी लगाए गए थे, पुलिस के मोटरसाइकिल स्क्वाड, उनकी रिजर्व गाड़ियां भी फिर रही थी। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बेहतरीन इंतजाम देखने में आए, लेकिन कहीं कहीं चूंकि अमला जो है इंतखाबी अमला इस तहसील से आउट ऑफ तहसील का लगाया गया था,
जो कि जाहिर है गैर जानिबदारी का सबूत होता है। तो वो उस अमले को यहाँ जो है जी उन्होंने कुछ परेशानी को उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में मसाइल वो हल हो गए। तो अमला तावन करता हुआ शुरू में तो नजर ना आया, लेकिन बाद में एडजस्टमेंट। चले शेख साहब, आपकी माशाल्लाह कारकर्दगी देखते हुए मैं ये पुरयकीन हूँ कि आप हमें रिजल्ट भी जो है वो सबसे पहले देंगे। गो के इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि मीडिया 6 बजे से पहले ना दे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि 5:10 पे 15 मिनट पे मुझे कोई ना कोई रिजल्ट मंचनाबाद का देना शुरू कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख गुलरेज साहब। इससे पहले क्योंकि PP 228 लोधरा में भी इसी तरह का एक वाक़या हुआ था। पोलिंग स्टेशन नंबर 27 पर नौबेहता जोड़ा जो है वो वोट डालने के लिए आ गया था, और उस नौबेहता जोड़े का ये कहना था कि सबसे बड़ा फ़र्ज़ जो है वो वोट डालना है, कौमी जिम्मेदारी है। और जो है फैसल बिलाल जो है लोधरा के रिपोर्टर हैं, उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि अब जाहिर है एक मंचनाबाद से भी एक जो है वो जो तो शादी से पहले ही वहाँ पर आ गए, और ये जोड़ा जो है वो इकट्ठा ही आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल। जी वालेकुम सलाम जी फैसल, फिर बताएं, ये अब तो आपके मुकाबले पे मंचनाबाद भी आ गया है। आपके बंदे तो जोड़ा इकट्ठा आया था, वो तो निकाह से पहले, शादी से पहले उन्होंने कहा कि हम वोट डालेंगे मंचनाबाद वालों ने, और फिर उसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे। आप बताएं क्या तफसीलात हैं आपके यहाँ पर। जी बिल्कुल, यहाँ पे शादी हुई और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले वोट कास्ट किया जाए। दूल्हे का कहना था कि वोट एक कौमी अमानत है, इसको पहले ही हम ऐसे बंदे की सपोर्ट करेंगे जो हमारे इलाके की भलाई के लिए बेहतर होगा। और उन्होंने इस हवाले से ये कहा कि वोट डालने का निकाह के बाद मेरा पहला फरीजा ये था कि मैं ऐसे बंदे को मुंतखब करूं जो इस इलाके की बेहतरी के लिए काम करे। फिर उसने PTI के वोटर कैप्टन रिटायर इज्जत जावेद को वोट दिया और अपनी बेगम का भी वोट डलवाया। उसके बाद अच्छा, बेगम से भी वोट उसने PTI को दिलवाया या बेगम ने नून लीग को डाला? जी वो एक ही इलाके से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद ATV का वहाँ पे सारा कुछ, उन्होंने PTI के सपोर्टर भी थे। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि हम उस दिन शादी रखेंगे जिस दिन इलेक्शंस होंगे, और हम PTI को वोट देंगे। जी अच्छा, ये बड़ा आपने जबरदस्त वो कर दिया, जिस दिन इलेक्शन होंगे, यानी कि अगर ये इलेक्शन 2023 में होते या 24 में होते तो ये तो शादी पेंडिंग हो गई थी उनकी। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया फैसल बिलाल साहब, आपका, आपने हमें अपडेट किया और एक अच्छी खबर दी। इससे पहले शेख गुलरेज साहब ने भी बताया था कि वो उनका वेंटिलेटर वाली खबर बिल्कुल एक और इम्पॉर्टेंट खबर थी, जहां पर लोग अपनी शादियां नाजरीन पेंडिंग करके या शादी का वो निकाह करके अपनी दुल्हन को लेकर वहां पहुंच गए। तो वहां पर आज की जो इतलात है उसमें 101 साल खातून वो भी वोट डालने के लिए पहुंची थी, जबकि एक बच्चा जो है जो वेंटिलेटर पे था और उसको कोई मसल्स का प्रॉब्लम था, क्योंकि शुरू में हमें ये हुआ कि वेंटिलेटर तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, कैसे आ सकता है। लेकिन फिर जब हमने हेल्थ से वो आमिर जमील साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मस्कुलर कोई मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वेंटिलेटर पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन वो बच्चा भी जो है वो वेंटिलेटर पे था और उसके बावजूद वोट डालने आया, और वोट डाला उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। फैसल, ये आपका ही इलाका था? अच्छा, ये नहीं, फैसल का इलाका नहीं था, ये मियां आमिर जमील साहब। जी मियां साहब। अच्छा, मियां साहब से भी रब्ता नहीं है। कोई तेज तेज रब्ते करें, मुल्तान लें, इसी तरह बाकी के जितने भी शहर हैं कोशिश करें कि हमें ये 20 हल्के बारी बारी सब करवाएं, ताकि हम जब कंक्लूड कर रहे हैं अपना इसको तो इसमें हमें पता हो। जी मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम। मियां आमिर साहब, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। जी मियां साहब, वो बच्चे की भी बात कर रहे थे, मैं वो बता रहा था कि वो वेंटिलेटर पे था वो बच्चा और वो वोट डालने के लिए आ गया। तो आपकी मेरा ख्याल खबर थी, तो अब वो बच्चा की क्या तबीयत है, कैसी सेहत कैसी है उसकी? वो यहाँ से वापस रवाना हो गया वोट डाल के, या कोई बैठ के कंपेन या कोई साथ खड़ा होकर उसके पेरेंट्स के साथ कंपेन भी कर रहा है अपनी जमात की?
जी शदाब, बिल्कुल 167 में ये मामला सामने आया था। एक बच्चा था अपनी वालदा के साथ जो कि वेंटिलेटर पर था, उसको जो है पट्टों की मर्ज में मुब्तला था, जिसके बाद उसको जो है नौजवान को वेंटिलेटर व्हीलचेयर पर वोट कास्ट करने आया था। उसकी वालदा का ये कहना था, जब मेरी वालदा से उनकी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो है PTI इमरान खान को वोट कास्ट करने के लिए पहुंचा, और बाकायदा से जब हमने उनसे बात करने की कोशिश तो बड़े एक्साइटेड नजर आए थे तो माँ बेटा। तो उनका यही कहना था कि हमारा जो है हम चाहते हैं कि तब्दीली और तब्दीली के लिए हम बाहर निकले और अपने जो लीडर है इमरान खान उसको वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। लेकिन उस बच्चे की जो पोजीशन थी उसमें जब मैंने डॉक्टर से इस हवाले से बात की तो वो कह रहे थे कि इस तरह के जो मरीज बच्चे होते हैं ये काफी लॉन्ग टाइम तक वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन पर रहते हैं, जिसके बाद इनको जो आहिस्ता आहिस्ता फर्क पड़ता है इनकी जो डिजीज है इस हवाले से। लेकिन जो उनकी वालदा थी, उनकी वालदा का भी यही कहना था कि इसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं जो है बल्ले को वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं जिस हालत में मैं लाजमी उनको वोट कास्ट करूंगा ताकि मैं इस तब्दीली का हिस्सा बन सकूं। जी बिल्कुल मियाँ साहब, अल्लाह इस बच्चे को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे। 101 साल खातून लाहौर के टाउनशिप के अंदर जो है वो भी वोट डालने के लिए आई थी, उनसे भी आपकी बातचीत हुई, वो क्या कह रही थी? इस तरह से है कि 101 साल खातून जो थी वो भी खसूसी तौर पर अपने पोते के साथ और अपनी बहू के साथ और अपने पड़पोते के साथ वहां पर आई और बाकायदा से उसने मीडिया से बात की। जब उन्होंने उससे पूछा कि आपकी उम्र क्या, तो उन्होंने बताया कि मेरी 101 साल उम्र है। लेकिन जब हमने उससे पूछा कि आप किसको वोट कास्ट करेंगी तो वो कहते थे पहले मैं शहबाज शरीफ के साथ अटैच थे, लेकिन अब जो है मैं बल्ले को वोट देने के लिए खसूसी तौर पर अपने बेटे और अपने पोते और बहू को लेकर यहाँ पर आई हूँ और मैं इस सिलसिले में तब्दीली को वोट देना चाह रही हूँ और मैं तब्दीली को वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर है। लेकिन ये पौने 4 साल की तब्दीली उन्होंने देखी नहीं थी मियां साहब? जी बिल्कुल, ये भी सवाल किया था, लेकिन मेरा ख्याल वो जो तब मैंने पहला सवाल उनसे किया था तो उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ को हम सपोर्टर थे, शहबाज शरीफ के वोटर थे, लेकिन उसके बाद हमारा ज़हन चेंज हुआ तो उसके बाद हम जो है ये PTI की तरफ और बल्ले को वोट देना, ये बताया उन्होंने अपने शॉर्ट में बताया कि मैं बल्ले को वोट देने के लिए आई हूँ और खसूसी तौर पर उसका पोता भी पड़पोता भी उसकी बहू भी साथ थी और बाकायदा से वोट कास्ट करने के बाद वो घर भी गए हैं उसके साथ। और भी मैंने जो वाकया देखे हैं वहां पर मजदूर शख्स जो कि बैसाखियों पे थे वो भी आए, बुजुर्ग भी आए और उन्होंने बाकायदा से किसी ने अपने जिसका दिल कर रहा था वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट कर रहा था, कोई नून लीग को कर रहा था और कोई PTI को वोट कर रहा था कास्ट। तो इस तरह की सूरत हाल हमने सारा दिन जब कवरेज किया तो उसमें काफी इस तरह की चीजें हमने देखने में मिली हैं। और साथ साथ अभी जैसा कि अब तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं पोलिंग खत्म होने में, तो अभी भी देखा जाए तो पोलिंग स्टेशन में काफी ज्यादा जो है रश देखने में आ रहा है। और साथ साथ इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, हर जो वोटर की कोशिश यही होगी कि वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट कर सके टाइम के अंदर अंदर। जी मियां साहब, 10 मिनट रह गए हैं जो पोलिंग का वक्त खत्म होने में, तो अब मैं चाहता हूं कि आप जरा थोड़ा सा आपको फ्री करें ताकि आप जाके देखें कि तमाम मामलात अच्छे तरीके से, यानी कि आप वोटिंग अपनी सरबराही में अपनी वो दस्ते शफकत के साथ उसको बंद करवाएं। जब तक बाकी लोगों से गुफ्तगू करते हैं, खुशाब से उमर दराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे, उनसे पूछते हैं क्योंकि खुशाब में भी आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, बल्कि अब तो आखिरी 7-8 मिनट ही रह गए होंगे, तो क्या सूरत हाल रही वहां पर? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी उमर साहब, क्या हालात रहे हैं खुशाब के? कंक्लूड करें, आखिरी वक्त रह गया है, बिल्कुल पोलिंग खत्म होने जा रही है और किसने कितना जोर लगाया, पुरअमन रहा माहौल, कैसा रहा? जी बिल्कुल, खुशाब में भी आज पोलिंग हो रही है और पुरअमन पोलिंग हो रही है बिल्कुल, और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। रेंजर भी आई है, रेंजर के 180 एहलकार जो हैं यहाँ पे लगाई हुई हैं और यहाँ पर कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। और क्या हालात रहे हैं? कोई मतलब वोटर का जो टर्न आउट है वो कितना रहा है? मुझे लग रहा है आप कम बोलते हैं। जी जी, ये वोटर का जो है ना 50% से ऊपर ही रहा है और सुबह सुबह यहाँ पे बारिश लगी हुई थी और मौसम जो है ना वो खुशगवार हो गया था, जिस वजह से जो है ना वोटर घर से निकले और उन्होंने वोट डाले हैं। और यहाँ पे जो हमारा है नून लीग के यानी कि जो कैंडिडेट है, पहले यहाँ पे थे आसिफ भा साहब और उनको जो है टिकट नहीं मिला, वो फिर आजाद हसीयत से खड़े हो गए, उनको इंतखाबी निशान मटका मिला। और जो शेर पर हैं वो है अमीर हैदर संगर साहब। इस वजह से नून का जो वोट है वो भी तकसीम है, लेकिन यहाँ पे PTI का वोट भी तकसीम है, क्योंकि यहाँ पर जो इनका मेन वर्कर था उसे टिकट नहीं मिला
और एक और उम्मीदवार को जिसका नाम हसन असलम है, उसको टिकट मिला, जिस वजह से पीटीआई भी यहाँ पे तकसीम है। लेकिन यहाँ पे टर्न आउट अच्छा रहा और अभी यानी कि सब इस तरह अभी हम नहीं कह सकते कि कौन आगे है। और नहीं बिल्कुल कहना भी नहीं चाहिए, ये तो फिर वो कह देते हैं कि जी कैपिटल टीवी ने पहले ही कह दिया था। आप बिल्कुल सुकून रखें और कोशिश करें कि जब रिजल्ट आएगा तो आप जल्द अज जल्द जो है वो दें, ताकि हम 6 बजे के बाद कैपिटल टीवी की स्क्रीन पे देखें। और नाजरीन से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कैपिटल टीवी की स्क्रीन देखते रहें 6 बजे के बाद, क्योंकि हमारी कोशिश ये होगी कि पूरे पंजाब में जो 20 सीटों के ऊपर इंतखाब हो रहे हैं, इसको जल्द अज जल्द आप तक अथेंटिक रिजल्ट पहुंचाएं। खान साहब वापस आ जाते हैं। शेख रशीद साहब ने जो मजाक किया था और वो कहना कैसा लगा मेरा मजाक, एंड पे उन्होंने शरकपुरी साहब के हवाले से कहा जो पेमेंट का, क्या कहेंगे इस पे आप? सियासत को जो महज़ब अंदाज में देखने के आदी लोग हैं, वो ये ऑडियो वीडियो की जब भी बात आती है ना तो उनको तकलीफ़ होती है। पूरी दुनिया में कहा जाता है कि जब मॉरल ग्राउंड्स पे मैं बात कर रहा हूँ कि जब अखलाकी तौर पर अगर सियासत की गिरती हुई सूरत हाल हो तो उसमें ऑडियो वीडियो अपना रोल प्ले कर दिया, क्योंकि सारे का सारा फोकस ऑडियो वीडियो पे हो जाता है। बाकी चीज़ें बिल्कुल नरेट नहीं हो रही होती, बाकी चीज़ें साइड लाइन पर हो जाती हैं। ऐसे लगता है कि इंतहाई अहम चीज़ें OSD हो गई हैं। अब OSD का मतलब ये होता है खुले लाइन, स्पेशल ड्यूटी ऑफिसरों तो खुले लाइन लग गई। अब ऑडियो वीडियो का एक अजीब व गरीब मजाक इस मुल्क में देखने में आया कि नून लीग का अगर सपोर्टर हो, ऑडियो या वीडियो तहरीक इंसाफ की हो तो वो डंके की चोट पे आ जाएगा कि जनाब कमाल हो गया, ये तो एक्सपोज हो गया, ये फलाना हो गया। और तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर होगा, अगर नून लीग की कोई ऑडियो वीडियो आती है तो वो सामने आ जाएगा कि जनाब ये नंगे हो गए। वो बंदा पूछे कि यार आप लोगों की भी ऑडियो वीडियो भी रिलीज़ होती रहती है, लीक होती रहती है, उनकी भी होती रहती है। आप ये फैसला कर लें ऑडियो वीडियो पे नहीं। ऑडियो वीडियो का अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मीडिया में होते हैं, ये ऑडियो वीडियो बनती कैसे है? पूरी दुनिया में कहा जाता है कि आपने पहले उसकी तस्दीक करनी है, उसका फॉरेंसिक होता है, उसकी 5-6 स्टेजेस होती हैं जहाँ से वो धुल के निकलती है कि एग्जैक्टली यही था। हमारे यहाँ उस प्रोसेस से नहीं गुजरा जाता, हमारे यहाँ सिर्फ एक प्रोसेस होता है पसंद और नापसंद का। अगर तो वीडियो ऑडियो लीक उसकी हुई है जिसको पसंद नहीं करते तो वो सच मान ली जाएगी। अगर उसको जिसको हमारे पास वो एक आसान सा एक वो लफ्ज होता है ना कि मुबैयना लिख देते हैं आगे। नहीं, मुबैयना से काम नहीं चलेगा शादाब, इस तरह से काम नहीं चलेगा। हमने मुबैयना के चक्कर में बहुत चक्कर चला दिए चैनल पे। खान साहब खुद वो शेख साहब नहीं, मैं ये बात एक कर रहा हूँ, आप और मैं इस वक्त स्क्रीन पे हैं। हम कई बातें होती हैं जो टेलीफोन पे ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो हम स्क्रीन पे नहीं करते। हर बंदे का तकरीबन हर बंदे का प्राइवेसी का एक होता है अमल। उस प्राइवेसी में वो बड़ा आराम से ऐसी बातें कर जाता है जो स्क्रीन पे नहीं कर सकते हम। लेकिन आप अगर उस तरह की कोई चीज उसके लिए ना जो रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं रिकॉर्ड कर रहा है, ये देखे ना। अब शादाब साहब ने रिकॉर्ड किया या शरकपुरी शादाब साहब, ना शेख रशीद रिकॉर्ड करेगा, ना वो शरकपुरी साहब करेंगे, ना गुलदमा करेगा। मैं तो गुलदमा के बारे में कंफ्यूज हूँ कि जिस जगह मेरा अपार्टमेंट था तो मेरा 5वें फ्लोर पे अपार्टमेंट था, गुलदमा का 8वें-9वें फ्लोर पे था। मैं देख रहा हूँ कि कहीं वो तो नहीं है, अगर उसकी तस्वीर आई थी तो मैं पहचान लेता। लेकिन यही बात है कि जो ऑडियो वीडियो लीक करता है, जो इस ताड़ में बैठा होता है कि मैंने ये चीज़ लीक करनी है, मैंने ये रिकॉर्ड करनी है, असल तो उस पर जाना चाहिए। उस पर हम पहुंच ही नहीं सकते कि किसने बनाई, किसने रिलीज़ की, किसने लिंक की। हम इन चीज़ों में जाते ही नहीं। हम तो पसंद नापसंद में फंस जाते हैं। पसंद नापसंद में अगर कोई आ गया, किसी की ऑडियो वीडियो आ गई, तो पसंद नापसंद की बुनियाद पर वो सच्ची है या झूठी है। सच कहीं छुपा हुआ है, पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हम लोग आए थे। अच्छा, अब आप वीडियो की बात कर रहे हैं खान साहब, तो वो वीडियो से ही मैं आगे लेके मुजम्मिल चलता हूं। सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि एक बंदे ने 600 वोट कास्ट किए। अब ये वीडियो जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है और इसमें ये कहा जा रहा है कि एक शख्स ने 600 वोट जो है वो डाले हैं। अब इसमें होगा ये कि अगर तो ये वोट डाल रहा है नून लीग को, तो पीटीआई का जो सेल है वो उन पे उसके ऊपर पूरी चढ़ाई कर देगा, एक्टिव हो जाएगा। और ये अगर डाल रहा है पीटीआई को तो नून लीग वाले एक्टिव हो जाएंगे। खान साहब, जिस वीडियो पे आपने इतराज किया था, देखिए अब वो तो बन गई ना। बिल्कुल, एक दफा सुन ले वीडियो। जी जरूर, अब वीडियो एक दफा सुनाएं। इस बंदे ने, आप इस इलेक्शन को पुरअमन रहने दें, इस माहौल को खराब ना करें। खुदारा हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं। 600 वोट डाल दिया इस बंदे ने और आपकी ये इंतजामिया सारी खड़ी हुई है। क्या तमाशा लगाया हुआ है आप लोगों ने? आपका क्या होता है सर? एपीओ। इधर के एपीओ हैं आप?
ये जुगिया का पोलिंग स्टेशन है जी, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब, और ये आपके इंतजाम आता है। 600 वोट डाल दिया इस बंदे ने। आप इस इलेक्शन को पुरअमन रहने दें, इस माहौल को खराब ना। अच्छा, अब ये जो गुफ्तगू सुनी है, मेरा ख्याल है मुजम्मिल, इसमें भी अभी कहीं इसने ये नहीं बताया कि किस पार्टी को वोट डाल रहा है और किसको नहीं डाल रहा है। इसको भी गोल गोल रखा गया है। चले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की गई है जो ऑडियो के अंदर कि इस शख्स को देखे। पता नहीं, बाद में ये भी हो सकता है ये आदमी भी फेक हो, ये वीडियो भी फेक हो, क्योंकि जिस तरह खान साहब की बात है, खान साहब की बात को हम साइड पे नहीं रख सकते, फेक वीडियोस भी बन जाती हैं। बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किया उन्होंने, तो यकीनन वो इस पर नोटिस लेंगे। जी मुजम्मिल। बिल्कुल, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप ये देखिए कि कभी किसी वेस्टर्न कंट्री में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई और मुल्क हो, आप नहीं देखेंगे कि इंतखाबात के दौरान फायरिंग की खबर आ गई है। नहीं देखेंगे किसी कैंडिडेट को उठा के जेल में बंद कर दिया है, या फेक वोट डल गए हैं, या फिर हाथापाई हो गई है, सर फट गए हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पॉलिटिकल एटीट्यूड जो है वो वायलेंस का है। यहाँ ये होता है कि एक तो अपर क्लास है, सारी की सारी एक एलीट है जो कि इंतखाबात तक रसाई हासिल कर सकती है, कैंडिडेट बन सकती है। करोड़ों रुपए के इलेक्शन होते हैं और आम आदमी सोच भी नहीं सकता कंटेस्ट करने का। तो इस तरह की जब फ्यूडल क्लास आगे आती है और वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेती है, तो उनके पीछे अपनी मैन पावर होती है, और वो मैन पावर एक दूसरे से कोलाइड करने को तैयार बैठी होती है। किसी भी ज़रा सी एलिगेशन के ऊपर बाहर निकल के एक दूसरे का सर फाड़ देना या फेक वोट डालना, इलेक्शन के अमले को धमकियां देना नॉर्म बन चुका है। तो पाकिस्तान की तारीख में भुट्टो साहब के इलेक्शन के अलावा मैंने कोई इलेक्शन नहीं देखा जिसमें इस तरह के इल्ज़ामात या इतना बड़े स्केल पे वायलेंस ना सामने आया और किसी ने एक्सेप्ट किया और रिज़ल्ट को। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि पॉलिटिक्स चलती ही इस तरह से है। आप अमेरिका में देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन हुआ था, ऑपोजिशन अगर उसको ना मानती उस टाइम पे, इतना नेक टू नेक था कि शायद केओस ख़त्म ही ना होता। मुजम्मिल, पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है, पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है, और इस वक्त जब आपको ये खबर दे रहे हैं कि पंजाब में जो 20 हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाब हो रहे थे, वहाँ पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है। सुबह 8 बजे ये पोलिंग स्टार्ट हुई थी, बग़ैर वक्फे के 5 बजे तक जारी रही, और अब 5 बज चुके हैं, पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है। जो लोग प्रेमिसेस के अंदर मौजूद हैं वो वोट डालेंगे। तख्ते लाहौर में शेर धाड़ेगा या बल्ला चलेगा, इसका फैसला भी अब से कुछ देर में जो है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। 20 हलकों में 45 लाख से ज़ायद वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। 20 हलकों में वोटर्स के लिए 3000 प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्टेशन और स्टेशन जो है वो कायम किए गए थे। लाहौर में PP 158, PP 167, PP 159 में जो है वो PP 174 वोटिंग की गई। PP 7 रावलपिंडी, PP 83 खुशाब, PP 90 भक्कर में भी वोटिंग हुई। इसी तरीके से PP 97 फैसलाबाद, PP 125 और 147 जंग में भी, PP 140 शेखुपुरा और में भी इंतखाब हुआ, वोटिंग हुई। और अब 5 बजे वोटिंग का अमल जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। PP 202 साहिवाल में, PP 217 मुल्तान में, 224 और PP 228 लोधरा में भी वोटिंग की गई। PP 237 बहावलनगर, PP 273 मुजफ्फरगढ़ में भी जो है वो वोटिंग की गई। मियां आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी मियां साहब, वोटिंग बंद करा दी फिर आपने? जी बिल्कुल शदाब, इस वक्त जो सूरत हाल है कि अगर 167 या लाहौर के जो 4 हल्के हैं वहाँ की बात की जाए तो पोलिंग का वक्त इस वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन पोलिंग का वक्त खत्म होने से पहले इलेक्शन कमीशन के अमले की जानिब से पोलिंग खत्म होने से कबल जो है तमाम वोटर्स को हदायत की गई थी जो वोट कास्ट करना चाह रहे थे वो पोलिंग स्टेशन के अंदर आ जाएं। तो इस हवाले से बाकायदा से अनाउंसमेंट भी की गई है, और जो लोग इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं वो अपना हक राय अपने पसंदीदा उम्मीदवार को कास्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त 5 बजने का वक्त है, अब कोई नया वोटर जो वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन की जानब से भी एक हैंड आउट जारी कर दिया गया जिसमें बताया गया कि सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक बिला तत्तल जो पोलिंग हुई थी उसका वक्त जो है खत्म हो चुका है। जी क्या आप मियां साहब, कितने को लोग हैं जो इस वक्त पोलिंग स्टेशंस के अंदर गए हैं? कितना टाइम मजीद लगेगा इनको जाए, क्योंकि 6 बजे से पहले तो हम रिजल्ट भी नहीं दे सकते। और मैं यहाँ पर एक बताऊँ कि एक साइड से एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मेरे पास आ गया है, लेकिन जाहिर है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की हदायत हैं तो उसके ऊपर अमल दरामद भी करना है। कितना टाइम मजीद लगेगा इनको?
जी बिल्कुल शहजाद साहब, बिल्कुल बात ठीक है। पोलिंग स्टेशन जो हमने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर मनोमन अमल भी करना है। उसके अलावा इस वक्त देखा जाए तो पोलिंग स्टेशन जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन है उसमें कुछ लोग जो है, अगर देखा जाए तो कहीं पर 5 या कहीं पर 10 लोग हैं, वोटर्स हैं, कहीं पर 20 हैं जो कि इस वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर हैं। उनको अपना हक राय इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा रही है। वो अपने मनपसंद जो भी उनका जो है उम्मीदवार है उसको वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन अब नया कोई वोटर जो है उसको पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इस वक्त पूरा कंट्रोल जो है पुलिस का और रेंजर का वहां पर मुकम्मल पोलिंग स्टेशन पर कंट्रोल है और किसी को नए वोटर को जो है वोट कास्ट करने की इजाजत बिल्कुल नहीं और उसको अंदर जाने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मियां साहब। राबिया खान साहिबा मुल्तान से हमारे साथ हैं, वो हमें अपडेट करेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम राबिया। जी वालेकुम सलाम। राबिया, पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है, वोट डलने बंद हो गए हैं, क्या सिचुएशन है इस वक्त मुल्तान में? जी जिस तरह के ये 5 बजे का टाइम रखा था कि वोटिंग का सिलसिला मुनक़ता कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ लोग अंदर थे और कुछ बाहर थे, इसलिए जो अंदर हैं उनको तो वोटिंग कास्ट करने के लिए इजाजत दी जा रही है। लेकिन सारा दिन सुबह से जैसे रेंजर और पुलिस को बुला लिया गया था, इंतजामिया बहुत ज्यादा एक्टिव थी। इसी तरह अब जैसे ही 5 बजे रेंजर्स भी आ गई, पुलिस भी आ गई और नए वोटर्स को अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा, जबकि काफी सारे वोटर्स पर इस टाइम है कि वावेला मचा हुआ है कि हमारा सिलसिला नंबर ही नहीं मिल रहा। कभी हम एक पोलिंग स्टेशन, कभी दूसरे तीसरे, इसी तरह हम सारा दिन घूमते रहे और हमें वोट कास्ट करने नहीं दिए, जिसमें खवातीन खास तौर से शामिल है। लेकिन बावजूद इसके टर्न आउट देखा जाए तो इतना अच्छा नहीं था, इतना कोई खास नहीं था। लोग वोट डालने जो सुबह रश था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया और लोग अपने घरों की तरफ वापस चले गए। उन्होंने कहा हमें कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है जहां पर वोटों की शफाफियत नहीं है, इसलिए हम नहीं डाल रहे। मुल्तान में तो यही देखने में आया है, हल्का 217 में दोनों तरफ से दोनों उम्मीदवार जो थे इस टाइम नून लीग और पीटीआई के वर्कर्स, उनको तो बहुत मायूस हो गए थे। राबिया, इसमें जब इलेक्शन का दिन होता है यकीनन एक वोटर की अपनी सोच होती है, लेकिन जो उम्मीदवार होते हैं चाहे वो पीपल्स तहरीक इंसाफ के हैं या नून लीग के हैं, इनकी एक अपनी इन्होंने सिस्टम बनाया होता है। गाड़ियां रखी होती हैं कि वोटर को नाश्ता भी कराना है, बोंग पाए खिलाने हैं उसको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और उसके बाद उसको लेके वोटिंग स्टेशन पे आना है और यहाँ आके उससे वोट डलवाना है और उसको इज्जत से वापस छोड़ के आना है। तो क्या मुल्तान में ऐसा नहीं है या इस दफा उम्मीदवार को खर्चा नहीं करना चाह रहे थे? जी सर, ऐसा ही है कि वोटर्स में तो जो थे कारकुन, लेकिन जो उम्मीदवार थे वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, V8 में, डालों में खूब पीछे रेंजर्स, पुलिस, अपने स्कॉट गार्ड वगैरह को लेकर ना सड़कों पे रवा दवा थे। लेकिन उन्होंने, जैसे हम सहाफी सारा दिन खड़े रहे, शुक्र अल्लाह का कि मौसम अच्छा था, धूप की शिद्दत नहीं थी, बादल आए हुए थे, किसी ने पानी का नहीं पूछा, खाने का नहीं पूछा, वोटर्स को भी नहीं दिया, बल्कि वो जो इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफिसर्स बैठी हुई थी वो भी वावेला मचा रही थी, हमें सुबह से बिठाया और खाने का नहीं पूछ रहे। ये राबिया थोड़ा सा मुझे ये गाइड कर दें कि ये जो खाने की जिम्मेदारी है, ज़ाहिर है जर्नलिस्ट की तो नहीं, लेकिन जो वोटिंग स्टेशंस के ऊपर खवातीन बैठी होती हैं, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? खाना प्रोवाइड करना, पानी प्रोवाइड करना? जी ये बिल्कुल, ये जैसे कि आप जानते हैं ये उम्मीदवार की जिम्मेदारी होती है, ये जो कि इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। इस तरफ होता है कुछ जगह पे देगेल खुली भी सही, लेकिन उनको इंतजामिया जो कर रहे थे वोट कास्ट करने के लिए बैठी हुई थी खवातीन, उनको खाना नहीं मिला। वो वावेला, मैंने उसकी पुलिस भी भेजी थी कि वो बहुत वावेला मचा रही थी कि हमें पानी तक का नहीं पूछा जा रहा, हमें खुद खरीद के पानी। और फिर मजे की बात कि दुकानदारों ने पानी की कीमत, जो बोतलें थी आम 30 रुपए वाली, वो 140 की सेल कर रहे थे। साथ कहते थे शॉपर के भी पैसे दो। यानी कि इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ है मुल्तान का हर लिहाज से। नहीं, ये तो बहरहाल हमारी ये क्वालिटी है कि जब हम देखते हैं कि मजबूरी है, चाहे वो ईद है, शबरात है, तो हम चीज़ों की कीमत बढ़ा देते हैं और हम कहते हैं यहाँ पेट्रोल महंगा होता है, यहाँ खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो हम बसों के किराए बढ़ा देते हैं। सैयद शहबाज हैदर, क्राइम रिपोर्टर हमारे लाहौर से मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शहबाज। जी शहबाज, क्या अपडेट है आपके पास? पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मार कुटाई, कोई बंदिश, कोई रुकावट? हाँ जी बिल्कुल, पोलिंग का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। वो मार कुटाई और लड़ाई झगड़ों के जो वाकयात थे वो 2-3 लाहौर में पेश आए थे, लेकिन अब जो है वो सूरत हाल काफी तब्दील है और पोलिंग का वक्त खत्म होने की वजह से दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए और जो लोग अंदर हैं वही वोट डाल सकेंगे, जो बाहर हैं वो अब वो वोट नहीं डाल सकेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि
5 बजे का टाइम था, पोलिंग जो जारी थी 5 बजे तक का टाइम था। 5 बजे के बाद फौरन बाद जो है वो गेट बंद कर दिए गए और बाहर अभी भी वोटर्स का रश तो लगा हुआ है, लेकिन वोटर अपना वोट डालने के लिए अंदर नहीं जा सकते। कितने लोग होंगे अंदर? कब तक कंप्लीट हो जाएगी ये पोलिंग? तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट का टाइम और लग सकता है। ज़राए का ये कहना है, अंदर जो मौजूद हैं स्टाफ, उनका ये कहना है कि 15 से 20 मिनट का और वक्त जो है वो दरकार है। जितने लोग अंदर मौजूद हैं उनको वोट डालने के लिए 20-25 मिनट जो है वो लग जाएंगे। मजीद बहुत शुक्रिया आपका शहबाज हैदर। आपका खान साहब, पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है और टर्न आउट भी बज़ाहिर लग रहा है कम है, क्या कहेंगे? मैं टर्न आउट की बात कर रहा था कि इसी इंतखाबात में, ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 272 मुजफ्फरगढ़ से, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जब जनरल इलेक्शन हुआ था तो बासित हारून साहब इंडिपेंडेंटली 23,000 वोट लेके जाते हैं। उनके जो भाई हैं वो हारून सुल्तान साहब, वो PML नवाज़ के टिकट पे इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने 15,000 वोट लिए थे। जब बाई इलेक्शन एक महीने के बाद हुए तो उसी इलेक्शन में एक जहरा है बतूल या जोरा बतूल है, मेरी जहरा बतूल है, जहरा बतूल जो है ना वो बासित हारून की, बासित सुल्तान की वाइफ है। वो फिर PTI की तरफ से उम्मीदवार बनी और उन्होंने 28,000 वोट लिया, यानी कि ज़्यादा वोट ले गई। मियाँ ने इंडिपेंडेंट के तौर पर 3,000 कम वोट लिए। जो उनकी वाइफ थी वो बाई इलेक्शन में वोट ज़्यादा लगी, 4,000 वोट ज़्यादा लगी। इसी तरह जो बासित के भाई थे हारून साहब जो थे, वो पहले मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़े और उसमें उन्होंने 15,000 वोट लिए। जब वो इंडिपेंडेंटली बाई इलेक्शन में लड़े तो 18,000 वोट लिए। अब ये बड़ा अजीब सा तजाद था कि आप पार्टी में रहते हैं तो आपको कम वोट पड़ते हैं एक तरफ से, और इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो आपके वोट बढ़ जाते हैं। भाई जो है इंडिपेंडेंट लड़ता है तो उसे कम वोट पड़ते हैं, जब वो उनकी बेगम टिकट पे लड़ती हैं किसी पार्टी के तो वोट बढ़ जाते हैं। तो ये टर्न आउट एक अजीब सी चीज़ है कि बाई इलेक्शन में टर्न आउट ज़्यादा हो जाना, ये एक बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि ये जो इलेक्शन हुए हैं 20 के 20 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, इसके बारे में माहौल एक होता है कि हमने गपशप करनी है। गपशप में ये पूरे के पूरे 20 के 20 इंतखाबात ऐसे लगता था जैसे कोई जनरल इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन हमारी जो इतलात जो आपके रिपोर्टर दे रहे हैं, जो हम TV पे देख रहे हैं, बहरहाल वो टर्न आउट एक मौका था कि ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट ज़्यादा हो जाता। बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल, आप क्या कहेंगे इस टर्न आउट के हवाले से? खान साहब, आप कोशिश करें ज़रा कंपाइल कर लें कि इससे आप बाद आपके पास आऊँगा। वो जो 92 के वर्ल्ड कप की तरफ कहते हैं ना कि किसी तरह कि इतने वोट इतने आ गए तो ये पार्टी जीत जाएगी, इससे हमजा को खतरा है, इससे नहीं खतरा, वो आप जरा अपनी कैलकुलेशन कर लें। वो आपसे पूछते हैं जब तक मैं मुजम्मिल से टर्न आउट का पूछूं। जी मुजम्मिल। शादाब साहब, ये एक तो टर्न आउट वाली बात खान साहब की बिल्कुल ठीक है कि बाई इलेक्शन में वैसे ही जनरल इलेक्शन से कम होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर भी इस बात का है कि इंटरेस्ट जो है वो आवाम का, बेशक पार्टियां जितना भी एग्जैजरेट करें कि लोग बाहर आ चुके हैं, इनकलाब आ चुका है, हर वोटर जो है उसको हम बाहर निकालने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ओवरऑल इंटरेस्ट आवाम का कम हुआ है क्योंकि डिलीवर करने वाला कोई भी नहीं है। तहरीक इंसाफ की अगर हम बात कर लें तो 4 साल गुजारे हैं। मुझे इन्होंने आइडियोलॉजी बेचने के अलावा या सेंसेशनलिज्म करने के अलावा, साजिश का नज़रिया यूज़ करने के अलावा ऑन ग्राउंड जो काम किया है उसकी बेस पे मैं नहीं समझता उनको वोट मिलेंगे। उनको वोट सिर्फ बयानिया, साजिश का नज़रिया और एक कंस्पिरेसी तैयार करने का जो नैरेटिव है, लेकिन मुजम्मिल, उसकी बेसिस लगता है आपको जो आखिरी ये 2 माह पहले जो तरीके एतमाद आ गई है और उसके बाद तमाम मलबा, तमाम गंद कूड़ा जो साबका हुकूमत का था वो अब इनके टोकरे के अंदर आ गया। बिल्कुल इस तरह शहबाज शरीफ साहब की ये मूव नो कॉन्फिडेंस की जो है, इसको मुझे समझ नहीं आई कि इसकी मंतक क्या है। उसकी वजह है कि नवाज शरीफ साहब को भी अगर देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि वो 100% इन कॉन्फिडेंस थे इस फैसले के, और अब तक वो यही कहते थे कि जो शहबाज वाला ग्रुप है, अगर आप इसहाक डार साहब की बात कर लीजिए, उनको वापस नहीं आने दिया गया। तो हमेशा से जो 2 डिवाइड की शेख रशीद की तरह के लोग जो बात करते थे कि नून लीग में एग्जिस्ट करती है, वो हमें खुल के सामने आती हुई नज़र भी आ गई। और नज़रिए की अगर आप बात करें तो जो नए चेहरों वाली जमात थी, तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, वो किसके उम्मीदवार के लिए कैंपेन कर रही है? काफ लीग के। परवेज़ इलाही साहब को कैंडिडेट मुंतखब किया है और जितने तब्दीली वाले वोटर हैं वो परवेज़ इलाही को मुंतखब करने के लिए कैंपेन करेंगे और उनको करवाएंगे। दूसरी जानिब अगर आप देखें नून लीग की हालत, तो वो ये है कि जो तमाम लोग तहरीक इंसाफ में पिछले इलेक्शन में 18 की असम्बली में मौजूद थे, अपनी पार्टी में लेके उन्हीं को टिकट दे दिया। नून लीग का जो वोटर है वो अपने कैंडिडेट को वोट भी नहीं कर सकता। नज़रियाती इस कदर बैंकरप्सी है कि दोनों पार्टियां इस किस्म के नज़रिए को लेकर चल रही हैं जो उनका अपना है ही नहीं।
एक पार्टी जो है वो परवेज़ इलाही के लिए कैंपेन कर रही है, दूसरी पार्टी उन उम्मीदवारों को टिकट दे रही है जो कि तहरीक इंसाफ के थे। तो इस सारी गेम के अंदर एक आम इंसान जो है वो देख रहा है कि नज़रिया कोई भी नहीं है, आइडियोलॉजी हैज़ टेकन द बैक सीट। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ चल रही है, वो प्रैग्मेटिज़म है, और वो ये है कि जो इलेक्टेबल हैं उनको हाथ में टिकट दो ताकि वो आपको सीट ला कर दें। और अगर तहरीक इंसाफ जीतती भी है, जो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल मार्का है, अगर वो 12-13 सीटें सिक्योर कर जाती है, तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिर प्रेशराइज़ करेंगे परवेज़ इलाही साहब को कि असेंबली ख़त्म कर दें और दोबारा सेंटर को जो है प्रेशराइज़ करें री इलेक्शन के लिए। नहीं, लेकिन जो इसके ऊपर करोड़ों रुपए का खर्चा है ये ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर, तो वो तो फिर बिल्कुल मतलब पाकिस्तान का आवाम का पैसा ज़ाया गया। ये आवाम सोचे ना कि किस किस्म का मजाक है कि ये जो अब ये वाला इलेक्शन आ रहा है, इस पे अगर तहरीक इंसाफ की जो नैरेटिव प्रिवेल कर जाता है, वो जीतते भी हैं, जो बहुत मुश्किल है मैं कह रहा हूँ, तो उसके बाद क्या होगा? इस्तीफे दिलवाएंगे, यहाँ से केपी से इस्तीफे देंगे और प्रेशराइज करेंगे। रिजल्ट आने दें। बिल्कुल नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि इन रेट्रोस्पेक्ट अगर देखा जाए, इसी तरह नून लीग की अगर हम बात कर लें तो वो भी सिर्फ ये है चंद मार्गी को सिक्योर करना है, तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं है। ये वो मुल्क है जो टॉप 5 कंट्रीज़ में से एक है दुनिया में जिसको बैंकरप्सी का टोटल डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है इस टाइम पे। श्रीलंका के जो है वो रास्ते पे जा रहा है, और अगर ये $6 बिलियन की किस्त हम सिक्योर नहीं करते तो इतना बड़ा ब्लो बैक होगा इकॉनमी के लिए कि आपकी सियासत बीच में ही रह जाएगी। ये कोई सोचने वाला नहीं है, इसीलिए टर्नआउट पे भी उसका मैं समझता हूँ। आपको नहीं लगता जो बातें आप कर रहे हैं, इस बातों को ज़ाहिर है यकीनन ये खान साहब को भी पता होगी, इमरान खान साहब को भी, शहबाज शरीफ साहब को भी, जरदारी साहब को भी, तो उनको मुल्क के लिए सोचना चाहिए, एक दफ़ा इकट्ठे होकर इस मुल्क को बचा लें, बाद में फिर लड़ते रहे, कोई मसला नहीं। सब स्टेट्समैन कोई नहीं है, पॉलिटिशियंस हैं सारे। स्टेट्समैन जो हैं वो उनका दौर ख़त्म हो चुका है। आप देख लीजिए कि वोट को इज्जत दो वाले अब कह रहे हैं परफॉर्मेंस को वोट दो, और वो कह रहे हैं कि जो 2018 में सारे तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग के थे आज सारे वो तहरीक इंसाफ के हैं, क्योंकि सिर्फ रोल चेंज किया है, रोल फ्लिप किया है। और ये जो जितने नैरेटिव ये पहले नून लीग वाले लेकर फिर रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू अगर आपने सुनी है, वो भी यही कहते हैं कोई मुदाखलत नहीं है, कोई कहीं से थर्ड फोर्स नहीं है। तो 2018 वाली जो सारा नैरेटिव था वो नून लीग ने बाय कर लिया, और तहरीक इंसाफ जो है वो नून लीग की जगह पे चली गई है। सिर्फ रोल स्विच करते हैं, पावर पॉलिटिक्स करते हैं, और जो इनकी पार्टी में आ गया वो नज़रियाती है, जो छोड़ गया वो नज़रियाती नहीं है। तो स्टेट के लिए, रियासत के लिए कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि उसके लिए सोचेंगे तो ये कैओस बंद करना पड़ेगा। एक फेल होती इकॉनमी के लिए सियासी नापुख्तगी जो है वो जहर कातिल का रोल प्ले करती है, जो यहाँ आपको नज़र आ रही है कि एक जमात अगर इलेक्ट नहीं होती सड़कों पर आ जाती है, वो सड़कें जलाती है, रास्ते बंद करती है, जिससे इकॉनमी मजीद क्रैश करती है। आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि वो जैसे एक सियासी जमात की सोच ये है कि बेबी डॉल में सोने दी, ठीक है ना, तो दुनिया पित्तल दी। खान साहब, जो बात मुजम्मिल साहब ने की है, उन्होंने कहा है कि इकॉनमी के बड़ी बुरी हालात है और खुदा न खास्ता आगे मज़ीद हो सकती है, और उस पर मेरा ये कहना था कि तमाम सियासी जमातों को, चाहे वो खान साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, मौलाना साहब हों, जितनी भी PDM की जमातें हैं, एक पेज पे आके सिर्फ मुल्क के लिए सोचना चाहिए, इतना तो मेरा ख्याल कर सकते हैं। यह मीडिया वालों को भी एक आदत है, एक चीज़ का पता है कि ये नहीं हो सकती, फिर हम उसे रिपीट करते रहते हैं कि ये इनको सोचना चाहिए, इमरान खान साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को। ये सारे इसका जवाब ये है कि मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे हम तो बोलेंगे। तो ये हुआ भी बात हो रही थी कि जो इंतखाबात में अगर जीतते हैं, ये 2 दिन पहले मैंने गालिबन आपको रिक्वेस्ट की थी कि वो मेरा डिजिटल में वो एक शो था, उस शो में क्या था, ये 2 दिन पहले चलाया आप लोगों ने, उसमें ये था कि चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान एक खामोश सी बात पे ठनी हुई है। वो खामोश सी बात पे ठनी क्या हुई है कि इमरान खान साहब का, तहरीक इंसाफ का ये स्कीम ऑफ थिंग है कि वो जीतने के, अगर जीत जाते हैं पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात, तो जीतने के बाद वो असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे। और ये बात चौधरी परवेज़ इलाही को पसंद नहीं है, ना वो पसंद कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी जमात का बंटवारा किया, अपने ख़ानदान का बंटवारा किया, तो क्या 14 दिन की चीफ मिनिस्टरशिप के लिए किया। दूसरी बात यह है कि अगर ये इलेक्शन हार जाते हैं PTI वाले, तो इनका स्कीम ऑफ थिंग में है कि आप पंजाब असेंबली से इस्तीफ़ा दे देंगे। अब वही परवेज़ इलाही का स्टाइल नहीं है, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस जिसे कहते हैं, या स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं। माजरत के साथ असल में वो जो बंदा एंकर कर रहा होता है ना, उसके लिए सबसे मुश्किल होता है कि जो एक्सपर्ट है वो बोलना शुरू करता है तो उसको रोक दिया जाता है। लेकिन मेरी भी मजबूरी है कि मैं चाह रहा था कि पूरा पंजाब हम जो है ना वो सुने क्या कह रहे हैं। लिया से आसिफ खरल साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, PP 224 और PP 228। जी खरल साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी खरल साहब, कैसी रही आज आपकी सिचुएशन लिया की? क्या हालात रहे? अमन व अमान से पोलिंग का सिलसिला खत्म हो गया है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज लिया में अमन अमान से जो पोलिंग का सिलसिला है वो जारी रहा है। कोई वाकया पेश नहीं आया जिससे कोई हाथापाई या कोई मारपीट का वाकया पेश आया हो। तमाम तर जो दिन रहा है वो पुरअमन रहा है और लोग सुकून से आके और पोलिंग स्टेशन पे अपने वोट डालते रहे हैं। अब पोलिंग का सिलसिला खत्म हो गया है? जी पोलिंग का सिलसिला खत्म हो गया है और अब जैसे पोलिंग का टाइम खत्म हुआ है तो पोलिंग स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं और जो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो लोग मौजूद थे उनके वोट अभी कास्ट हो रहे हैं। उसके बाद गिनती का अमल शुरू होगा। यहाँ पर 2 सीटें हैं? नहीं, एक सीट है जी। ये PP 224 और दूसरी जो बताई 228। 282। हाँ तो 2 ही। नहीं 228 अच्छा लोधरा में, ठीक है। PP 224 और PP 228। 228 कहाँ की है? लोधरा 200। चले कोई बात नहीं। आप देखें, आप रिजल्ट इकट्ठा करें, कोशिश करें कि हमें जल्द अज जल्द जो है वो रिजल्ट दें, क्योंकि अब हम बैठ के कैपिटल टीवी की स्क्रीन पे बड़े लंबे लंबे वादे कर चुके हैं कि सबसे पहले आपको रिजल्ट देंगे और यकीनन लोग देखेंगे कि भाई क्या जो आवाज़ें की थी, जहाँ वो एक जो दावे किए गए थे कैपिटल टीवी वो स्क्रीन पर रिजल्ट दिखा पा रहा है कि नहीं। तो उसमें आप लोगों की जो एफर्ट वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब जी। खान साहब, अच्छा उसमें ये हुआ है कि अगर वो हार जाते हैं ज़िमनी इंतखाबात तो पंजाब असम्बली से इस्तीफ़ा दे देंगे। वो भी चीज़ जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है ना उसको सूट नहीं करती। चौधरी परवेज़ इलाही एहतजाजी सियासत और तरह की करते हैं, इमरान खान एहतजाजी सियासत बिल्कुल और तरह की करते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अगर ये ऑफ़र कर दी जाती है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी पता है, इमरान खान को भी पता है कि अगर ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो आने वाले दिनों में जब असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी, पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी, KPK की असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी, तो जनरल इलेक्शन तो बहुत करीब आ जाएंगे ना। आप हुकूमत में रहते हुए असम्बली डिज़ोल्व करें, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में असम्बली डिज़ोल्व नहीं कर रहे, जो कि बहाल कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर ऐसी सिचुएशन होती है, ज़िमनी इंतखाबात में जीतते हैं ये, तो आने वाले इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से तहरीक इंसाफ को नहीं रोका जा सकता। फिर इमरान खान साहब जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर होगा वो इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस का होगा और PTI का होगा MPA, वो परवेज़ इलाही नहीं होगा। परवेज़ इलाही साहब को ये भी पता है। और अगर परवेज़ इलाही साहब को ऑफ़र कर देते हैं कि जनाब आप PTI में ज्वाइन कर लें और PTI की तरफ से इलेक्शन लड़े, तो वो भी परवेज़ इलाही को वारा नहीं खाएगा, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो अलग बात है कि इस वक्त वो मजबूरी हुई है जिसको इमरान खान साहब भी छुपा रहे हैं और परवेज़ इलाही साहब भी छुपा रहे हैं। ये सियासी मजबूरियां हमने 1500 साल हो गया हमें देखते हुए। खान साहब, PTI का और मुस्लिम लीग काफ का जो पॉलिटिक्स का स्टाइल है वो बड़ा डिफरेंट है। PTI हमेशा अग्रेसिव रही है और मुस्लिम लीग काफ तो चौधरी शुजात साहब अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, इनको तो मफाहमत के लिए जो है वो एक निशानी के तौर पर वो लिया जाता है कि अगर कहीं पे कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं हो रही तो चौधरी शुजात साहब को आगे किया जाता था जो मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं। यही बात हुई ना कि ये बातें जो है ना वक्ती तौर पर आपकी मेरी कल तक बनी नहीं, लेकिन सियासत में एक ऐसा टर्न अराउंड या टर्न ओवर आ जाता है जिसमें आपकी मेरी बनना शुरू हो जाती है। लोग देख रहे होते हैं कि शादाब की सतार खान के साथ कभी बनी नहीं, लेकिन ये कैसा पॉइंट आया, कैसा टर्न अराउंड हुआ, कैसा टर्निंग पॉइंट था जिसमें दोनों इकट्ठे हो गए। ये सियासत है पाकिस्तानी सियासत। आप पाकिस्तानी सियासत के बारे में कोई ऐसी चीज़ ज़हन में ना रखें जो अखलाकी तौर पर, अमूमी तौर पर, हम लोग आपस में नहीं कह रहे होते कि यार अखलाकी तौर पे सूट नहीं करता। वो सियासत बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। इमरान खान साहब से पूछा जाए कि जिस तरह की आप सियासत कर रहे हैं परवेज़ इलाही कहाँ बैठता है, खुदाई कसम जवाब नहीं होगा, लेकिन वो भला क्या कहेगा, हमने चोरों, डाकुओं, लुटेरों को जो साजिशी हैं, गद्दार हैं, जिनका जो अमेरिका के साथ मिल गए, हमने उनको सबक सिखाना है। चाहे परवेज़ इलाही साहब से बात कर लें, वो भी कोई ऐसी बातों से आएंगे। आइडियल कंडीशन में दोनों को रख दिया जाए, दोनों बिल्कुल डिफरेंट, पोल्स अपार्ट नहीं होते, एक जनूब में है एक शुमाल में है। जब इस तरह की सूरत हाल हो, जब सियासत इस तरह की सूरत हाल में फंस जाए कि जहाँ आइडियोलॉजी बुलडोज हो चुकी हो, जहाँ सिर्फ हो कि किस तरीके से मैं आ सकता हूँ या किस तरीके से मेरी सियासी चाल कामयाब हो सकती है, तो समझे सारा फिर हम और आप भी। अब ये लोटे लोटे की बात कर रहे थे कि लोटे कर दे, हैरत की बात है। इनको हम लोटा कहते हैं, इनके हल्के के लोग इनको वोट देते हैं। वो हल्के में हम लोग नहीं हैं तो हम लोग लोटे कैसे कह रहे हैं, जब उनके हल्के के लोगों को एक्सेप्टेबल है कि चाहे ये नून लीग में रहे,
चाहे पीटीआई में रहे, चाहे किसी तीसरी जमात में रहे, हमने वोट इनको डालना है। इसी वजह से नून लीग भी उनके पीछे भागती है, पीटीआई भी उनके पीछे भागती है। उन्हें पता है इनका वोट है, ये इलेक्ट होके आएंगे। हम लोग यहाँ बैठे हुए कह रहे होते हैं लोटे हैं, फलाना है, ये किस तरह के लोटे हैं, कामयाब होके फिर आ जाते हैं। उनका सॉलिड वोट बैंक है अपने अपने हलकों में। वो क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, लोगों का काम करते हैं कि लोग वोट उन्हीं को देते हैं। इसलिए हम जो लोटे लोटे की टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, हमें भी ज़रा थोड़ी सी तरामीम कर लेनी चाहिए। हम वैसे कानून में तरामीम, आइन में तरामीम हम शोर मचाते रहते हैं, लेकिन हमें अपने एटीट्यूड में भी तरामीम कर लेनी चाहिए कि ये एक मजबूरी है। अगर भुट्टो के बाद भुट्टो की बेटी ने आना है तो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर को उसकी सपोर्ट हासिल होती है, वो इसलिए आ सकती है। नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज ने आना है तो मरियम नवाज के लिए मुस्लिम लीग नून का जो सपोर्टर है तैयार बैठा हुआ है। ये कैसे मौरूसी सियासत घर से कोई उठा के लाता है? अगर भुट्टो की बात भुट्टो की बेटी ना चल सके तो किस तरह चलाएंगे वो? अगर नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज नहीं चल सकी तो किस तरह चलाएंगे? ये हम सपोर्टर हैं, ये लोग सपोर्टर हैं। शहबाज गिल को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। शहबाज गिल जो कि चीफ स्टाफ है प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। बाकायदा गिरफ्तारी की तस्दीक हो गई है। शहबाज गिल साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे कि शहबाज गिल साहब हमेशा एग्रेसिव मोड के अंदर रहते हैं, और आज भी मुजफ्फरगढ़ से सुबह ये इतलात आ रही थी कि वो एक फैक्ट्री में मौजूद हैं और उनके साथ कुछ ऐसे गार्ड्स हैं जो प्राइवेट गार्ड्स हैं, लेकिन उन्होंने उनको मलेशिया या इस तरह की कोई वर्दी पहनाई हुई थी जिससे ऐसा तासुर लग रहा था कि वो कोई सरकारी वो है। तो इस बुनियाद पर जो है वो शहबाज गिल साहब को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। उनको गिरफ्तार करके अब वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। इतलात ये मिल रही है कि शहबाज गिल साहब जो कि वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं, उनको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, ये अब तक की अपडेट थी। जी मुजम्मिल, हम बात कर रहे थे इलेक्टेबल्स की जो खान साहब ने बात की थी। अब अगर हम इमरान खान साहब की सियासत को देखें, इस मरतबा ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने इलेक्टेबल्स को साइड पे कर दिया है और उन्होंने अपने लोगों को आगे कर दिया कि भाई आप जो भी है जिसको इमरान खान टिकट दे। देखिए, अगर इन केस इस सिचुएशन में अगर इमरान खान साहब मेरे ख्याल में 10 सीटें भी निकाल जाते हैं, अगर निकाल जाते हैं तो इस सिचुएशन में एक चीज तो क्लियर होगी कि ये वोट इमरान खान की जात को पड़ा है, इमरान खान के बयानिए को पड़ा है, इमरान खान की सोच को पड़ा है। देखिए, ये इसमें देखने का नज़रिया हो सकता है। 10 सीटें जो थीं, ये जो 20 मेंबर्स थे जो डी सीट हुए थे, 10 सीटें तो पीटीआई अगर दोबारा जीतती है तो मैं नहीं समझता कोई इंप्रूवमेंट उनके वोट में आएगी। हाँ, अगर 10 से 11, 11 से 12 होती है तो फिर हम कह सकते हैं कि कोई बयानिया जो है वो उनका ज़्यादा एम्पावर कर चुका है उनको। बाकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, आप हैं सत्तार खान साहब, मुझे समझा दें कि नेशनल असम्बली से इन्होंने इस्तीफ़े दे रखे हैं। इन्होंने कहा है कि वहाँ पर हुई है अमरीकी साजिश और वो बैरूनी मुदाखलत से चलने वाली एक असम्बली है, हम इसको नहीं मानते, रबर स्टैंप है ये। लेकिन सूबाई असम्बली का इलेक्शन इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि 30 दिन हो गए हैं कैंपेन कर रहे हैं, हर हल्के में जा रहे हैं, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आती कि नेशनल असम्बली जो कि लेजिस्लेशन का सबसे बड़ा हाउस है मुल्क में, वो आपके लिए रेलेवेंट है। वहाँ बैठ के आपने अपोजिशन नहीं करनी, वहाँ बैठ के कौमी असम्बली में ये हुआ है, कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ पिट चुकी थी जी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, उन्हें यकीन था इमरान खान साहब को भी तहरीक इंसाफ को भी, इसलिए उन्होंने कहा डिसॉल्व कर दो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी। पंजाब असम्बली में उन्हें है कि हो सकता है कि हमारा सपोर्टेड या हमारा बंदा चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो फिर वो जब चीफ मिनिस्टर बन जाए तो उनको एज मिलता है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको मुझे कैलकुलेशन दे दे कि कितनी सीटें अगर पीटीआई जीते तो कैसे वो यहाँ पर शादाब इस तरह से नहीं है। मैंने बताया था कि जो 10 सीटें इंडिपेंडेंट है ना, जो जहाँ से इंडिपेंडेंट जीते थे, फिर उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली थी, फिर बाद में वो नून लीग की तरफ आ गए थे और फिर नून लीग ने उनको टिकटें दी हैं। उसमें मैंने कहा था कि उनको जो वोट पड़े हैं मजमूई तौर पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को उन 10 हल्कों में, वो 4,61,000 हैं। उन्हीं 10 हल्कों में जो पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट पड़े थे वो 3 लाख के करीब थे। 1,61,000 की वहाँ पे उनको लीड है। उसके साथ अगर अब वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं तो इन्हीं 10 हल्कों में अगर मुस्लिम लीग नून के जो मजमूई तौर पर जो उन्होंने 2018 में हासिल किए थे वो 2,68,000 है। अब 4 लाख से ऊपर की तादाद उनकी बर्तरी है। 4 लाख से ऊपर की तादाद को कवर करना, ये बर्तरी ख़त्म करना, ये अच्छा खासा मुश्किल काम है, इंतहाई मुश्किल काम है कि पीटीआई कैसे करेगी। अगर ओवरऑल 20 की 20 असम्बलियाँ ली जाएं
तो 20 की 20 असम्बलियों में जहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ तहरीक इंसाफ को 6,93,000 मजमूई तौर पे वोट पड़ा था। उन्हीं हलकों में 5,13,000 वोट पड़ा था मुस्लिम लीग नून को। उन्हीं हलकों में पीपल्स पार्टी को 68,000 वोट पड़ा था। अब अगर पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून के वोट मिला दिए जाए ना, तब भी पीटीआई के 1,12,000 13,000 वोट ज़्यादा हैं। अगर आप इस कैलकुलेशन में जाते हो, स्ट्रेटजी हमेशा ये रहती है, स्ट्रेटजी ये नहीं होती कि जी हम जीत गए। स्ट्रेटजी होती कि किस किस हलके में मुखालिफ का पलड़ा किस किस जगह पे भारी है और किस किस जगह पे हमारा पलड़ा भारी है। आप उसी तरह से भी काउंटर चेक करते जाते हैं। दोनों तरफ से ये होता है। स्ट्रेटजी को इसको कहते हैं। अब ये आप बात कर रहे थे कि 45 लाख वोटर, अब ये एक 45 लाख वोटर, इस पे भी 20 हलके हैं, लेकिन इसमें भी एक ऐसी चीज़ आती है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा कि लाहौर में ऐसा हलका भी है जहां 1.5 लाख रजिस्टर्ड वोटर है, 2.25 लाख है, 2 लाख है। मुजम्मिल की तरफ आते हैं। मुजम्मिल साहब बस नहीं, ये मेरी जो बात कर रहा ना, तो इसमें था कि लाहौर शहर से बाहर का हल्का है जहाँ 3.5 लाख वोटर हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब ये इतना डिफरेंस कभी भी नहीं रहता, कंपैरेटिवली पूरी दुनिया में होता है। आपने एवरेज निकालनी होती है। मैं चाह रहा था कि आखिरी 2 मिनट रह गए हैं, तो मुजम्मिल से इसकी टेक ले लें कि जो टर्न आउट कम है, इससे कोई लग रहा है कि इलेक्शन के नताइज जो लोग सोच के बैठे हुए थे उनको कोई मायूसी होगी या तब्दीली होगी? मैं तो समझता हूं तहरीक इंसाफ की फेवर में यह नहीं जाएगा, क्योंकि जितना टर्नआउट बढ़ेगा उसका मतलब यह है कि जो नया जो उसमें वोट बैंक होता है हमेशा से उसको मोबिलाइज करती है तहरीक इंसाफ। क्योंकि कन्वेंशनल वोटर जो पाकिस्तान का है, इनका क्लेम ये होता है कि हम नए वोटर को मेन स्ट्रीम में लेकर आएंगे। तो अगर टर्नआउट कम जा रहा है उसका नुकसान मुझे लगता है पीटीआई को होगा। और एक बड़ा फैक्टर जो हम मिस कर रहे हैं वो टीएलपी का है, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में तकरीबन नून लीग के 20 एमएन ने इसको नुकसान पहुंचाया था टीएलपी ने, कि जिस हल्के में 2-4 हज़ार की लीड से उम्मीदवार हार रहा है वहाँ टीएलपी ने 5,000 वोट लिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में भी पार्टी स्पॉयलर का वो रोल प्ले कर सकते हैं। उनको भी देखना पड़ेगा कि उनकी पोजीशंस क्या है मुख्तलिफ हल्कों में। अगर थोड़े बहुत वोट ग्रैब करके वो अफेक्ट डाल सकें रिजल्ट के ऊपर, तो वो भी बहुत बड़ा एक क्रिटिकल जंक्चर होगा। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है, तो मुझे लगता है कि लाहौर के अंदर शायद कुछ सरप्राइज़ देने में कामयाब हो जाए, लेकिन अदरवाइज जो 13 का नंबर उनको चाहिए और 11 का नून लीग को चाहिए वो इस्टेब्लिश होता मुझे नजर बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ज़ाहिर है बाद रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे और फिर हमारी कोशिश ये होगी, जैसे मैं बार बार अपने नाज़रीन से ये कह रहा हूँ कि कैपिटल टीवी पे इंशाल्लाह आप जल्द नताइज और अथेंटिक नताइज वो देखेंगे। कुछ देर बाद ये नताइज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और अब तक के लिए इतना ही। सरार खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और ब्रेक के बाद ये ट्रांसमिशन जो है वो जारी रहेगी।